नमस्कार और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर्स में और ऑनलाइन माध्यमों के अंदर एक न्यूज़ बहुत ही सर्कुलेट हो रही थी। मुद्दे का विषय था कि पाकिस्तान में कोर्ट के अंदर एक पिटीशन होती है। इस पिटीशन के माध्यम से लाहौर स्थित शाहदवान चौक को रीनेम करने की मांग की गई थी। इस मांग के तहत यह कहा गया था कि शाहदवान चौक को भगत सिंह चौक के नाम से उसको उपाधि मिलनी चाहिए। पर पाकिस्तान स्थित उनकी अदालत है और उनमें से ही कुछ सरकारी तंत्र के लोगों का यह मानना था कि भगत सिंह कोई क्रांतिकारी नहीं थे, ना ही वो कोई राष्ट्रवादी थे जिसके परिणामवश उनको इस तरह का टाइटल और खिताब मिलना चाहिए। ऊपर से पाकिस्तान की कोर्ट के द्वारा और वहां के हिस्टोरियंस के द्वारा एक डिबेट को स्पार्क किया गया वंस अगेन, और उनके द्वारा आंसर किया गया कि भगत सिंह एक आतंकवादी थे, वो एक क्रिमिनल थे। और शायद इसी के परिणामवश ये शाहदवान चौक के लिए जो अर्जी डाली गई थी भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान स्थित एक एनजीओ के द्वारा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। मेरा नाम है प्रतीक नायक और मैं आज इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। क्या भगत सिंह को एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता के रूप में देखना चाहिए, या एक ओल्ड कॉलोनियल लेगेसी है जहां ये कहा गया है कि जितने भी क्रांतिकारी थे उन सबको आतंकवाद की नजर से ही देखने की आवश्यकता है। विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस टर्म ऑन भगत सिंह, वॉज ही अ रिवॉल्यूशनरी और अ टेररिस्ट। लेट्स स्टार्ट द सेशन। बट ये सेशन शुरू करने से पहले, अगर आप यूपीएससी की फुल टाइम तैयारी करना चाहते हो और इस डिबेट के अंदर और भी बेहतरीन तरह से हिस्टोरिकल इंसाइट लेने की कोशिश कर रहे हो और इस बार की प्रीलिम्स अपीयर कर रहे हो, तो ज्वाइन करिए हमारे साथ ऑन अन एकेडमी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए 2025 की प्रीलिम्स के लिए लेके आ रहा है अन एकेडमी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा सेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स सेंट्रिक आपको पूरा का पूरा अप्रोच दिया जाएगा और 4 महीने के अंदर हम प्रयत्न करेंगे कि आपका सिलेबस एक अच्छी तरह से कंप्लीट हो और प्रीलिम्स में आपको कटिंग एज मिले। इसके अंदर जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, साथों के साथों करंट अफेयर्स के लेटेस्ट अपडेटेड क्लासेस और डाउट सॉल्विंग सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो PN Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। हमारी नई 2026-2027 के लिए भी बैचेस लॉन्च हो गई है, आप इसका भी लाभ उठा सकते हो विद दिस कोड PN Live। अदर देन दिस, आप हमारे फ्री अन अकेडमी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए अगर आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो रही है। ज्वाइन करिए हमारे साथ अन अकेडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो इस 26 जनवरी को कंडक्ट करवाने वाले हैं सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। और यहां आपको पूरी की पूरी ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, आप अपने आप को जज कर पाओगे कि वेयर डू स्टैंड। बाकी हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है और भी बहुत सारी हमारी अन अकेडमी के द्वारा आपको तैयारी करवाई जा रही है, आप उसका जरूर से लाभ उठाइए। खैर, मुद्दे के ऊपर आते हैं, भगत सिंह के केस के ऊपर कि ये डिबेट क्यों उभर के आया और भगत सिंह को क्यों ब्रिटिश के द्वारा आतंकवादी कहा जाता है, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। दोस्तों, आप सब लोग भारतीय इतिहास में थोड़ी बहुत चीजें जानते होंगे कि 1928 के आसपास का ये काल था। भारत में क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण हो चुका है। HSRA या HRA नाम की हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी आर्मी की भी स्थापना हो चुकी है। और इसी दौर के अंदर हमें यह पता चलता है कि साइमन भारत में आया। एक ऐसा कमीशन को हेड करने के लिए साइमन का आया था जो भारत में संवैधानिक रिफॉर्म्स लाने वाला था, पर इसमें कोई भारतीय नहीं था। परिणामवश पूरे भारत के अंदर साइमन के विरुद्ध में एंटी साइमन प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, नारे लगने शुरू हो गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये साइमन के विरुद्ध में जो नारे लग रहे थे, इसी के परिणामवश साइमन एक दफा जब लाहौर में विजिट कर रहा होता है अक्टूबर 1928 के अंदर, तब शेर पंजाब कहलाने वाले लाला लाजपत राय साहब ने साइमन के विरुद्ध में नारे लगाए। इसके परिणामवश पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होता है और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये घटना को अपनी आंखें नजर से देखने वाले, लाइव देखने वाले भगत सिंह थे। और भगत सिंह ने कहा कि आज जो तेरा खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आई बेकार वो जवानी है। इसका ही आउटकम निकल के आता है। भगत सिंह और उनके साथी लोगों ने यही बंदूक, जिसका मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ और ये जो एक फोटोग्राफ आपको देखने को मिलेगा, खैर ये तो एक मूवी का क्लिप है जिसके माध्यम से इन्होंने सॉन्डर्स नाम के पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। वही सॉन्डर्स और स्कॉट जो इन्वॉल्व थे लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करने में।
इसके बाद भगत सिंह और उनके साथीगण रुकते नहीं हैं। 1929 के मार्च तक आते आते भारत की जो संसद, सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी, लेजिस्लेचर हुआ करता था, वहां पे एक बॉम्ब डाला गया। ये बॉम्ब एक तरह से स्मोक बॉम्ब था, ग्रेनेड के रूप में था, जहां से धुआं धुआं होता है पर किसी को डैमेज ना हो, उस तरह से भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ये क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया गया। भगत सिंह और उनके साथी को अंदेशा था कि इसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन के नारे लगाते हुए उनको कोर्ट के अंदर हाजिर किया जाता है। इसी के ही आउटकम के रूप में, बिकॉज उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की थी, उनके ऊपर उसका भी मुकदमा चला अंडर द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके और भी साथी लोग थे जिनके ऊपर केस चला। परिणामवश भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई ऑन 23 मार्च 1931। इसके बाद ही भारतीय इतिहास के अंदर एक डिबेट चली और डिबेट के अंदर यह कहा गया कि भगत सिंह कौन थे। क्या भगत सिंह को एक आतंकवादी, क्या भगत सिंह को एक अपराधी समान गिनना सही है कि गलत है? क्योंकि ब्रिटिश ने हमेशा उनके ऊपर हत्या का मुकदमा डाला था और भारत के ही कुछ लोगों का यह मानना है कि भगत सिंह एक आतंकवादी या क्रांतिकारी, आतंकवादी या अपराधी नहीं थे पर एक क्रांतिकारी थे। एक एक करके मुद्दे के ऊपर आएंगे दोस्तों और समझने की कोशिश करेंगे कि वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भगत सिंह को एक तरह से आप देखने की कोशिश करेंगे तो आतंकवादी के रूप में, अपराधी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। तो इसके पीछे अगर आप ब्रिटिश काउंटर एग्रीमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश करिए तो ब्रिटिश का ये बहुत ही क्लियर कट मानना था कि भगत सिंह अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने एक जंग छेड़ रहे हैं। उनके ऊपर हत्या का एक मुकदमा हुआ था, किसका? सॉन्डर्स नाम के एक पुलिस अधिकारी को गोली मारने का, राइट। उनके ऊपर एक और राजद्रोह का केस भी हुआ, जो इनडायरेक्टली हमें यह पता चलता है कि भारत की जो तब की संसद थी, सेंट्रल असेंबली, उसके ऊपर उन्होंने बम मारा था। खैर परिणामवश वहां पे किसी लोगों की मृत्यु तो नहीं हुई, हत्या तो नहीं हुई, पर एक तरह से इरादा डैमेज पहुंचाने का ही था। शायद इसी का ही परिणाम था कि ब्रिटिश सरकार और तब के तत्कालीन हिस्टोरियंस हिस्टोग्राफी की एक डिबेट करते हैं जो ये कहते हैं कि भगत सिंह एक अपराधी थे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट किया, एक क्रिमिनल के रूप में थे जिन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, तब के तत्कालीन इंपीरियल पुलिस सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स थे उनको चैलेंज किया, ब्रिटिश स्टेट की अथॉरिटी को पड़कारा। और साथों के साथों कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि भगत सिंह की रेकलेस एक्शंस के कारण, मैं फिर से कोट कर रहा हूं, भगत सिंह की रेकलेस एक्शंस के कारण जो भारत के बाकी सारे राष्ट्रवादी नेताओं की जो चर्चा हो रही थी, पीसफुल नेगोशिएशंस हो रही थी, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गई। शायद तक भगत सिंह को एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट के रूप में देखने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि ये अराजकतावादी नेता थे। अराजकतावादी, एनार्किस्ट, एक ऐसी फिलॉसफी जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था को स्वीकारती नहीं है। शायद इनको यही लग रहा था कि भाई इन सब के परिणामवश ये ब्रिटिश स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। इसी नैरेटिव को पाकिस्तान स्थित अभी जो हिस्टोरियन है जिनका नाम है तारिक मजीद, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर भी कमेंट्री लिखते हैं और पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिशियल है, वो शायद पाकिस्तानी नेवी के साथ जुड़े हुए कॉमोडोर है, और इन्होंने भी कुछ इसी तरह से, या पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के साथ जुड़े हुए एयर कॉमोडोर है एयरफोर्स के साथ, शायद तक उनका भी यही मानना है कि भाई भगत सिंह को एक मॉडर्न सेंस में टेररिस्ट के रूप में कंसिडर कर देना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह ने हिंसा का माध्यम यूज किया था, यूज द मीन्स ऑफ वायलेंस एंड ही ट्राइड टू अंडरमाइन द ब्रिटिश स्टेट एंड ब्रिटिश अथॉरिटी। इसी को ही अगर आप देखोगे तो ज्यादातर ब्रिटिश ऑथर्स ने एक डेंजरस अभिगम के रूप में स्वीकारा है, एनार्कियल कंडीशंस में देखने की कोशिश की है। इंटरेस्टिंगली इसी स्कूल ऑफ थॉट को, यही विचारधारा को अगर आप देखोगे तो भारत के भी सैकड़ों ऑथर्स लिखने की कोशिश कहते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगत सिंह के द्वारा जो हिंसात्मक कार्यवाही हुई है, जो वायलेंट एक्शन हुआ है, इससे हमारा जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था उससे बहुत हानि पहुंची है। शायद तक इसी का ही परिणाम था कि भारत के बहुत सारे लोग जो नेशनल मूवमेंट में जुड़ना चाहते थे, इस डर से जुड़ना बंद करेंगे कि शायद हमें भी कोई हिंसात्मक कार्यवाही के तहत ब्रिटिश फिर से जेल में ना डाल दे। खैर, इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि इसके दृष्टिकोण से ब्रिटिश को एक जस्टिफिकेशन मिला कि देखो आपने हमारे सामने हिंसा की है तो हम आपको रिप्रेसिव एक्शन के थ्रू सप्रेस कर देंगे। ऐसा भी हुआ, भगत सिंह और उनके साथी गणों को फांसी लगाई गई और इस तरह से ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई भी करने की कोशिश की जाती है। मुद्दे की बात यह थी कि हिस्ट्री का एक व्यू जो है ये कहता है कि भगत सिंह एक आतंकवादी थे और ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान के ऑथर्स भी ये कह रहे हैं और भारत स्थित भी
कुछ हिस्ट्री के अंदर डिबेट आपको मिलेगी जहां कुछ लोगों का ये मानना था कि भगत सिंह एक आतंकवाद के समान थे, एक टेररिस्ट के समान थे। खैर मैं इसके ऊपर आता हूं, टेररिज्म टर्मिनोलॉजी के ऊपर। इसके सिवाय अब देखने की कोशिश करते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों कौन सा है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कहता है कि भगत सिंह एक आतंकवादी थे, राइट, अभी मैंने आपको पीछे बताया। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो कह रहा है कि भगत सिंह एक रिवॉल्यूशनरी थे, ये क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी के दृष्टिकोण से भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ये क्रांतिकारी दृष्टिकोण के कंटेक्स्ट में भगत सिंह को क्यों ये कहा जाता है कि वो क्रांतिकारी थे, क्योंकि आतंकवाद के साथ उनका दूर दूर के साथ नाता आपको नहीं मिलता है। अब क्रांतिकारी दृष्टिकोण कैसे मिलता है? आप कभी भगत सिंह के राइटिंग को देखिए, उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ को देखिए, आपको कभी भी ये चीज़ प्रतीत नहीं होती है कि भगत सिंह एक सड़क चाक अपराधी थे। भगत सिंह कोई आतंकवाद की घटना को, उनका विजन बड़ा क्लियर था। उन्होंने यूथ के लिए एक बॉडी बनाई थी, पंजाब नौजवान भारत सभा, जिसके थ्रू पंजाब और भारत के जितने भी यूथ थे उनको मोटिवेट करने का काम कर रहे थे। इन्हीं के ही अंतर्गत अगर देखोगे HSRA की स्थापना हुई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो पुरानी HRA की ही एक एग्जिस्टिंग कंटिन्यूएशन थी। HSRA के माध्यम से भगत सिंह और उनका जो दर्शन था उसमें ये ऑब्जेक्टिव लिखा गया था कि अवर फाइट इज नॉट ओनली अगेंस्ट एन एम्पायर, our fight is also against a system which makes a man by man exploitation possible। हमारी लड़ाई खाली और खाली साम्राज्यवाद के विरुद्ध में नहीं है, हमारी लड़ाई उनके सामने भी है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है। अगर इस दृष्टिकोण से भगत सिंह अगर अपनी संस्था की स्थापना कर रहे हैं और उसको लीड कर रहे हैं तो इसमें कहाँ आतंकवाद है? ये तो एक प्रकार की न्याय के लिए लड़ाई थी। दिस वॉज अ फाइट फॉर जस्टिस। अगर सॉन्डर्स के द्वारा और स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है और उसके तहत अगर हमारे नेता की हत्या हुई है, एक तरह से अगर ब्रिटिश न्याय नहीं दे रहे हैं तो ये तो न्याय की विसंगतता है। दिस इज एक्चुअली द ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, और इसके लिए लड़ाई की बात हो रही है। भगत सिंह अगर आप देखोगे कि 1929 में जब सॉन्डर्स की हत्या हुई उसके बाद उन्होंने एक पूरा पैम्पलेट पब्लिश किया था। ये बलराज के नाम के ऊपर HSRA के कैंडिडेट के रूप में जब उन्होंने पैम्पलेट पब्लिश किया उसमें भी लिखा था कि टू मेक द डेफ हियर। इंटरेस्टिंगली द ग्रेव वार्निंग करके एक पूरी पैम्पलेट होती है। 1929 के अंदर जब उन्होंने बम कंस्पिरेसी जो दिल्ली के अंदर सेंट्रल असेंबली में बम डाला है जो सूतली बॉम्ब के समान था, उसमें भी उन्होंने लिखा था कि टू मेक द डेफ हियर, मैं बहरे लोगों को सुनाने के लिए बम मार रहा हूं। बहने की बात यह है दोस्तों कि अगर कोई आतंकवादी होता, कोई क्रांतिकारी होता, इस तरह से उसका इंटेलेक्ट और उसकी विजन नहीं होती। वो ये कह रहे थे कि वी वांटेड टू क्रिएट अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। भगत सिंह के राइटिंग अगर आप देखोगे तो उसके अंदर ये चीज बहुत क्लियर कट उभर के आ रही थी, जहां भगत सिंह कह रहे हैं कि मेरा विजन क्या है? मेरा विजन एक ऐसा भारत है जो एक यूनाइटेड स्टेट्स हो, फेडरल रिपब्लिक हो, एक सोशलिस्ट सिस्टम की स्थापना कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप समझने की कोशिश करिए, वी विल फाइंड कि वो कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आतंकवादी घटनाओं को समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो न्याय दे रहे थे। अगर सॉन्डर्स का हत्या क्यों हो रही है उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि सॉन्डर्स को न्याय या लाला लाजपत राय को न्याय नहीं दिला पा रही है पुलिस तंत्र। सॉन्डर्स ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा के हत्या की, इसके लिए उसका एक रिवेंज के जस्टिस के रूप में आपको चीजें मिलेगी, राइट। तो ओवरऑल भगत सिंह के विचार इक्वालिटी से प्रेरित थे, न्याय व्यवस्था से प्रेरित थे। भविष्य में एक फेडरल रिपब्लिक की बात कर रहे थे। उनकी राइटिंग्स देखिए आप, बिपिन चंद्रा साहब इनको बहुत ही हाईलाइट करते हैं और वो कहते हैं कि भगत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं एथिस्ट क्यों हूं। आप देखिए नास्तिकता के ऊपर उनके विचार किस तरह से निकल के आए। क्यों भारतीय समाज को वो कह रहे थे कि हमें फंडामेंटल रिवॉल्यूशन करने की आवश्यकता है। इस तरह से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो उनका इंटेंशन कोई आतंकवादी दृष्टिकोण से, आतंकवादी संस्था के चक्कर में नहीं था। वो चाहते थे कि भारत का समाज नींद से उठे। ये जो हमारे ऊपर कॉलोनियलिज्म की तलवार गिर रही है उसके सामने जवाब देने की शुरुआत करे। उनका विचार आप देखोगे तो तार्किकता के आधार के ऊपर था। उन्होंने वही लाला लाजपत राय को क्रिटिसाइज भी किया था जब लाला लाजपत राय की राइटिंग थोड़ी कम्युनल आइडियोलॉजी की तरफ टिल्ट होनी शुरू हो गई थी, जहां लाला लाजपत राय को वो क्रिटिसाइज करते और वो कहते हैं द लॉस्ट लीडर। अगर भगत सिंह के इतने ही विचार टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से होते तो अपने ही व्यक्ति को क्यों आलोचना करते जिसकी हत्या को लेके उन्होंने एक और ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी न्याय के संगतता के कारण, राइट। तो ओवरऑल इंडियन ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो भगत सिंह को कभी भी हम ये नहीं मानते। इनफैक्ट बिपिन चंद्रा से लेके आप इरफान हबीब को भी कोट करिए, बिपिन चंद्रा साहब ने रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट शब्द यूज किया है अपनी किताब में, उसके ऊपर अलग से एक डिबेट आ सकती है। बट वी विल फाइंड कि जितने भी मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो भगत सिंह के बड़े इन्फ्लुएंस है।
हिस्ट्री के अंदर मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि भगत सिंह एक जिस तरह की राइटिंग रही है उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के विचार के साथ ग्रसित हुआ करते थे। वो ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इंपीरियल टेंडेंसीज को चैलेंज कर रहे थे और वो अपने राष्ट्र को इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे। तो जो व्यक्ति अपने नेशन की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा है, क्या उसको तुम आतंकवादी कहोगे? ये कितनी हद तक जायज है? उसको तुम आपराधिक मामलों के तहत घेरने की कोशिश करोगे, कितनी हद तक वैलिड है, राइट? तो ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि द वे हिज आइडियोलॉजी वॉज, दिस एक्शंस वॉज वेरी मच क्लियर। 23 की एज में अपने आप को फांसी के मंच के ऊपर लटका देना और कहना कि भाई मेरा काम हो गया है, मुझे जो करना था मैं लोगों के अंदर वो स्पार्क डाल के गया हूँ, वो दर्शा रहा है कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर कट थी। इनफैक्ट ब्रिटिश जिस तरह से भगत सिंह की एग्जीक्यूशन करते वो दर्शाते हैं कि ब्रिटिश डरे हुए थे इस राष्ट्रवाद की और इस क्रांतिकारी विचारधारा से। तो टेररिज्म ब्रिटिश लीगल टर्म्स में ब्रिटिश ने उनको कह दिया कि भाई आपने तो आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि कानून भी वही बनाने वाले थे। पर क्या वही कॉलोनियल लेगेसी को आज की तारीख में हमें स्वीकारने की आवश्यकता है? तो हमेशा याद रखेगा कि उसके ऊपर एक डिबेट तो होनी ही चाहिए दोस्तों। भारतीय इतिहास के अंदर जब हम लोग आज के कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को देखने की कोशिश करते हैं तो एक बैलेंस ओपिनियन भी लाना जरूरी है सर। क्यों जरूरी है उसके पीछे का कारण आप समझिए। आप समझने की कोशिश करिए इन द होल सबकॉन्टिनेंटल हिस्ट्री, वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या अभी बांग्लादेश के केस में आप देखने की कोशिश करिए, तो इसके ऊपर एक डिबेट होने की बहुत आवश्यकता है। आप देखिए कि इसके ऊपर बैलेंस्ड ओपिनियन रखने की भी आवश्यकता है, जहां सुमित सरकार साहब या और भी लोगों के हम लोग ओपिनियन को लिख सकते हैं। खैर, मुद्दे की बात आपको ये देखने को मिलती है कि भगत सिंह को क्यों आज भी भारत में या पाकिस्तान के अंदर कुछ वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि भाई उनको एक क्रिमिनल या अपराधी के रूप में देखने की आवश्यकता है। तो मुख्यत्व उसके पीछे का कारण है जिसे हम लोग इतिहास में कहते हैं कॉलोनियल नैरेटिव्स। ब्रिटिश के द्वारा एक कॉलोनियल नैरेटिव चलाया गया अपनी लीगल लैंग्वेज को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए और भारत में साम्राज्यवाद चलाने के लिए। आजादी मिल गई, भारत भी अलग हुआ, पाकिस्तान भी अलग हो गया, वी विल सी की बंटवारा करके गए, उसके बाद भी एक तरह का नैरेटिव चलाना बंद नहीं हुआ। उसी नैरेटिव्स के आधार के ऊपर आजादी के बाद के भारत या आजादी के बाद के पाकिस्तान में भी इसी प्रकार की हिस्ट्री राइटिंग हुई। शायद इसी का ही परिणाम है कि सैकड़ों फ्रीडम फाइटर्स को जो ब्रिटिश के सामने एक वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल के रूप में हथियार उठाते हैं, उनको टेररिस्ट का दर्जा ब्रिटिश के द्वारा बहुत इजीली दे दिया गया। और हम भी शायद इसी माहौल में हैं कि हम भी उसको उसी तरह से कंटिन्यू करवाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी संस्थाएं खुली है, हिस्ट्री को लेके हो, रिसर्च को लेके हो, शायद हम लोग वही वी विल सी कि ये कंट्रोवर्शियल फिगर्स के ऊपर एक ही नैरेटिव को स्वीकारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर सैकड़ों डिबेट्स हो सकती है, मुख्यतः पाकिस्तान के अंदर भी डिबेट होने की शक्यता है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की आइडेंटिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग निकल के आई। पाकिस्तान की स्थापना में क्रांतिकारियों के स्वीकारना ना करना, क्योंकि वी विल सी कि पाकिस्तान की जो स्थापना हुई है 1947 के बाद, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें रिवॉल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट को ना अपनाना और एक पैन इस्लामिक आइडेंटिटी के ऊपर स्टेट क्रिएशन के कारण शायद पाकिस्तान डिनाई करता आया है। सवाल ये आता है कि इंडिया में क्यों इस प्रकार की डिबेट के तहत इनको कहा जाता है कि एक टेररिस्ट के रूप में है, राइट? मुख्यतः ये मिसयूज हो रहा है टेररिज्म शब्द का या टेररिस्ट के चक्कर में, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए एक ग्रुप को, एक इंडिविजुअल को जो अपने राष्ट्र के लिए फाइट कर रहा था तब के दौर में, और उसके ऑब्जेक्टिव में भविष्य में एक स्टेट क्रिएशन की बात हो रही है जो वेलफेयर स्टेट है, जो सामाजिक न्याय के आधारित है, जो इक्वालिटी की बात करता है, डेमोक्रेटिकल रिपब्लिकन स्टेट की बात की जा रही है। क्या इस व्यक्ति को आतंकवादी या अपराधी कहना कितनी हद तक सही है? कानून अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाए, कॉलोनियल स्टेट का एक नैरेटिव था, वही नैरेटिव हमें यह देखने को मिलता है आज भी रहा है। इंटरेस्टिंगली इस प्रकार का ग्लोबल नैरेटिव पूरी दुनिया के अंदर चलता है कॉलोनियलिज्म के चक्कर में। आप नेल्सन मंडेला को देखोगे तो वहां पे भी अपार्थीड सरकार हुआ करती थी, वहां की जो व्हाइट गवर्नमेंट हुआ करती थी अफ्रीका के अंदर, उनको भी तब टेररिस्ट का दर्जा दिया गया था। आप सैकड़ों क्रांतिकारी देखेंगे, शे गुवेरा से लेके आप क्यूबा की जो फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में देखोगे तो फिडेल कास्ट्रो जैसे लोगों को भी वी विल सी कि अमेरिका ने कहा कि भाई ये तो एक तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वेरेस ये अपने देश को कॉलोनियल डोमिनेशन से लिबरेट करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों इतिहास के दो साइड्स है, एक होता है कि आप कैसे देखते हो, हाउ यू सी, हाउ यू परसीव हिस्ट्री,
यहाँ पे भी आपको यही चीज़ देखने को मिलती है। हमारी हिस्टोरिकल टर्म्स में हम वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी को या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक कॉलोनियल नैरेटिव को स्वीकार के चल रहे हैं और उनके द्वारा जो शब्दों का उल्लेख किया गया है, हमारी पर्सनैलिटीज़, हमारे इवेंट्स को उसी तरह से हम ये भी मान गए हैं कि वही सच्चाई है। दोस्तों, वी नीड टू रीलुक अवर हिस्ट्री। आइडियोलॉजिकल डिवाइड है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। इंडिया में अगर आप समझने की कोशिश करिए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में आइडियोलॉजिकल डिवाइड इस तरह से चलता है, जहां भारतीय इतिहास में एक वर्ग का ये मानना है कि इट वाज गांधी एंड द नॉन वायलेंट स्ट्रगल दैट लेड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस, राइट। शायद इसी के परिणामवश हम अपने आप को स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि एक वर्ग क्रांतिकारियों का भी था जिनके द्वारा ये राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत किया गया, और शायद इसी के परिणामवश ब्रिटिश कंपेल होते हैं आज नहीं तो कल हमें स्वतंत्रता देने के लिए। तो एक गाना भी इसके ऊपर से लिखा गया कि दे दी तुमने आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये कितनी हद तक वैलिड है, राइट। क्योंकि हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स हमारे हिस्ट्री में हैं। जहां भारतीय इतिहास हो या पाकिस्तान का इतिहास हो, पाकिस्तान में पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी चलती है, जहां हिस्ट्री के डिबेट्स में एक वर्ग का ये मानना है कि इट वाज द पैन इस्लामिज्म दैट लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन पाकिस्तान एंड नॉट द रिवॉल्यूशनरीज। भारत में भी यही हुआ है। भारत में भी अगर आप देखोगे तो हमारी जो रीजनल पॉलिटिकल आइडेंटिटीज है या ग्रेटर गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जो ये कहता है कि इसी के ही परिणामवश भारत को स्वतंत्रता मिली। और शायद जितने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में ये जो नॉन वायलेंट एडप्टिव स्ट्रगल के विरुद्ध में जो अपना आंदोलन या अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, उनको अपराधी के रूप में या क्रांतिकारी के रूप में ना स्वीकारने की, अपराधी के रूप में स्वीकारना और क्रांतिकारी के रूप में ना स्वीकारने की जद्दोजहद बनती रहे। आपको शायद पता हो कि ना पता हो दोस्तों, बट भारतीय इतिहास में ये चीज़ आपको बहुत भर भर के उभर के आएगी, जहां सुभाष चंद्र बोस को भी ब्रिटिश के द्वारा वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1942 तक आते आते जब इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली, उसके बाद ब्रिटिश ने कहा कि भाई आप तो हमारे सामने युद्ध करने बैठ रहे हो। इस दृष्टिकोण से जब हम लोग भगत सिंह को देखेंगे दोस्तों, तो हमें ये पॉलिटिकल डिवाइड से बाहर आना है, आइडियोलॉजिकल डिवाइड से बाहर आना है। हमें ये जो कॉलोनियल नैरेटिव्स हिस्ट्री के अंदर चलते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारी हिस्ट्री के टर्म्स में यूज़ की जा रही है, उससे बाहर आने की आवश्यकता है दोस्तों। भगत सिंह जैसे ऑथर्स या भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की अगर आप राइटिंग देखिए, जिसके ऊपर और रिसर्च करने की आवश्यकता है, और रिसर्च करने के बाद हमें बोलने की आवश्यकता है कि क्या सच्ची में भगत सिंह एक आतंकवादी प्रवृत्ति से या उस विचारधारा से ग्रसित थे। अगर आप भगत सिंह के इमीडिएट एक्शंस को समझोगे, उनके आर्टिकल्स को पढ़ोगे, उनके विचारों को पढ़ोगे, तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं लगेगा कि भगत सिंह कोई आतंकवादी या वी विल सी के एक आपराधिक गुट के मुखिया के रूप में या उसके नेता के रूप में इस हत्या को अंजाम देते हैं। इनफैक्ट जब एचएसआरए ने ये घटना को अंजाम दिया सॉन्डर्स की हत्या का, उसके बाद उन्होंने जो पैम्पलेट पब्लिश किए थे उसमें भी यही लिखा था कि कहा था कि हमें दुख है कि हमने किसी का ब्लड शेड किया, मतलब हमसे दुख है कि वी हैव किल्ड समवन, बट इट वॉज नीडेड। वो न्याय की ज़रूरत थी, क्योंकि आप तो हमें अन्याय कर रहे हो, साम्राज्यवाद के नाम के ऊपर हमारा शोषण किए जा रहे हो, और आज नहीं तो कल भारतीय इसके सामने आवाज़ बुलंद करेगा। शायद भगत सिंह का भी इंटेंशन यही था कि वो एक वायलेंट मेथड का उपयोग करके भारतीयों को नींद से जगाना चाहते थे और कह रहे थे कि भाई देखिए, हमें अब हथियार उठाना पड़ेगा। ये वही बात है जहां कृष्ण और अर्जुन के बीच में इसी प्रकार का द्वंद्व हुआ था महाभारत में, कि युद्ध करते समय या युद्ध की जो दुविधा थी अर्जुन को, उसको ही आंसर करने की कोशिश की गई। खैर, ये बहुत डिबेट का विषय है। हम जब जब इसके अंदर से देखते हैं तो टेररिज्म शब्द को आज की तारीख में हम नकारते हैं। बहुत ऑथर्स का ये मानना है, खास करके आप देखोगे सुमित सरकार जैसे ऑथर्स है, या पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जिनका ये मानना है कि भगत सिंह एक आतंकवादी नहीं थे, पर क्रांतिकारी के रूप में भी उनकी कुछ कुछ त्रुटियां या कमियां हुआ करती। जैसे सुमित सरकार कहते हैं कि भगत सिंह वॉज नेवर अ टेररिस्ट, बट ही वॉज ऑल्सो नॉट अ फ्लॉलेस रिवॉल्यूशनरी, क्योंकि क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते समय या ओवरऑल ग्रेटर पिक्चर के अंदर भी कहीं ना कहीं एचएसआर की लिमिटेशंस आपको जरूर से देखने को मिल जाएगी। खैर, इसके ऊपर भी एक डिबेट आपको देखने को मिलेगी, बट कहने की बात यह है कि आप साम्राज्यवाद के तहत उनकी एक्शंस को जज करिए, ना कि आज के टाइम एंड स्पेस के दर्शन से। और शायद इसी का ही परिणाम है कि कुछ लोगों ने
भगत सिंह की आतंकवादी की जो छाप है या अपराधी की जो छाप है, जहां टेररिस्ट कहा गया है, उसको डिनाई किया है, पर एक प्रकार की उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेस की है, एक एथिकल मॉरल डिलेमा यूज की है कि हाउ फार इट इज जस्टिफाइड टू यूज मीन्स ऑफ वायलेंस फॉर योर पॉलिटिकल डिमांड्स। आपकी जो राजकीय मांगे हैं उसको पूर्ण करने के लिए क्या आप हिंसा का एक माध्यम उपयोग कर सकते हो, जो भगत सिंह ने किया। शायद गांधी और भगत सिंह को इसी मुद्दे के ऊपर डिबेट का एक विषय था। खैर, कभी गांधी और भगत सिंह के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि इन दोनों के बीच में किस किस प्रकार के आइडियोलॉजिकल डोमेन्स होते हैं। पर हम जरूर से कहते हैं कि भगत सिंह को कभी भी आप आतंकवाद के रूप में या आतंकवादी के रूप में नहीं देख सकते। दोस्तों, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम लोग इसी पॉइंट्स के ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे कि भगत सिंह के बड़े क्लियर कट इंटेंशंस थे, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे। अपोलोजाइज भी करते हैं भगत सिंह, कहते हैं कि ये ब्लड शेड होने के पीछे का कारण क्या है, ये जस्टिस के लिए था, ये इक्वालिटी के लिए था और ये भविष्य के भारत के लिए था। आइडियोलॉजिकल डेप्थ वो दर्शा रही है कि वो एक क्रांति के माध्यम से भारत में साम्राज्यवाद को उथलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि साम्राज्यवाद अपने बल के ऊपर भारत में टिका था। राइट, इट वॉज ऑन द फोर्स, इट वॉज ऑन द मिलिट्री फोर्स, इट वॉज ऑन द पुलिस फोर्स। तो भगत सिंह का एक मानना था कि अगर आप हथियार का उपयोग करोगे तो हम भी हथियार का उपयोग करेंगे। भगत सिंह को आतंकवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आवश्यकता आज की तारीख में तो नहीं है। खैर, कुछ लोगों का मानना है, वो इतिहास का एक विषय आपको मिलता रहेगा। भगत सिंह को जब आखिर में कोर्ट में और उसके बाद आप देखोगे जब लाहौर में फांसी मिलती है, उसके पहले भी भगत सिंह ने एक ही नारा दिया था, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इंकलाब जिंदाबाद। This is me, Pratik Nayak, signing off with this debate on Bhagat Singh, whether he was a revolutionary or a terrorist. आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। ये डिबेट है, इसके ऊपर आप अपने ओपिनियंस रख सकते हो। आप शायद मेरे से सहमति ना रखे हो, दैट्स ऑल राइट, बट एकेडमिक डिस्कशंस और डिबेट्स होनी चाहिए इस देश के अंदर, तभी हमारे देश की जो पूरी की पूरी हिस्टोरिकल डायमेंशन से वो निकल के आएंगे। एक और हिस्टोरिकल डिबेट के साथ वापस मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।